सो हेलो एवरीवन। जैसा कि मुझे भर भर के कमेंट्स आ रहे थे कि सर जो है मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन पर वीडियो लेकर आइए। तो क्लास 12th का ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और लगभग 14 से 15 नंबर के क्वेश्चन इस अकेले चैप्टर से आ जाते हैं और इसमें एक और इन्वॉल्व होगा जनन एवं स्वास्थ्य। ये दो चैप्टर हम जो है इस सीरीज में ख़त्म करेंगे, मानव जनन और जनन एवं स्वास्थ्य। और यकीनन इस वीडियो को देखने के बाद जो मानव जनन से कोई भी क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में जो है खाली नहीं जाएगा। हर क्वेश्चन का जवाब आप लिख कर आएंगे। आसान तरीके से आपको बताऊंगा मानव जनन, और इस वीडियो को हम 3 से 4 खंडों में कम से कम ख़त्म करेंगे। 3 से 4 खंडों में हम इसे इसलिए ख़त्म करेंगे क्योंकि काफ़ी लंबा चैप्टर है, थोड़ा थोड़ा तोड़कर हम लोग पढ़ेंगे। आप सभी खंड को मिलाकर पढ़िएगा। तो चलिए शुरू करते हैं मानव जनन, एक इम्पॉर्टेंट लेसन क्लास 12th के विद्यार्थियों के लिए। और क्लास 10th के विद्यार्थी भी इसे देख सकते हैं क्योंकि उनमें भी जनन चैप्टर है और उसमें मानव जनन का भी टॉपिक है, ठीक है ना। तो 10th और 12th वाले दोनों देख सकते हैं। स्पेशली ये पूरी की पूरी वीडियो जो है 12th वालों के लिए बनाई जा रही है। तो चाहे वो यूपी बोर्ड के विद्यार्थी हो चाहे सीबीएसई बोर्ड के, सभी के लिए जो है यह अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले जानते हैं कि मानव जनन कहते किसे हैं। तो मानव लैंगिक रूप से जनन करने वाला एक सजीव प्रजक या फिर जरायु प्राणी है। यानी मनुष्य जो है लैंगिक रूप से जो है जनन करने वाला सजीव प्रजक या सजीव प्राणी है। लैंगिक रूप से जनन करने का मतलब होता है कि मनुष्य में जो है पाया जाने वाला जो जनन होता है वो कैसे जनन होता है, लैंगिक जनन होता है, ठीक है ना। मनुष्य में लैंगिक जनन की परिघटनाएं, कौन कौन सी घटनाएं मनुष्य में लैंगिक जनन की होती हैं। चलिए इसके अंतर्गत नंबर 1 क्या होता है, युग्मक जनन। युग्मक जनन को साधारण रूप से कहते हैं पुरुष में शुक्राणुओं तथा स्त्री में अंडाणुओं का बनना ना। पुरुष में लैंगिक अंग जो लैंगिक प्रोडक्ट जो है शुक्राणु है और स्त्री में जो है क्या है, अंडाणु है। उसके बाद नंबर 2 है युग्मक स्थानांतरण, जिसे या वीर्य सेचन। साधारण भाषा में कहते हैं मादा के जनन पथ पर शुक्राणुओं वीर्य का स्थानांतरण, ठीक है। आसान भाषा में भी बताता चल रहा हूँ। नंबर 3 है निषेचन। क्या है, निषेचन। निषेचन का मतलब होता नर एवं मादा युग्मकों का आपस में मिलना। आपसी संयुग्मन क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। युग्मकों का संलयन, युग्मकों का जो है युग्मनज का निर्माण करना, ये क्या कहलाता है, निषेचन। जब नर मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो युग्मनज बनता है, ठीक है ना। उसके बाद नंबर 4 है, इसके बाद कोरकपुटी की संरचना या परिवर्धन और गर्भाशय की दीवार से शुक्राणुओं का चिपकना। गर्भाशय की दीवार से शुक्राणुओं का चिपक जाना, ठीक है। उसके बाद नंबर 5 पर है भ्रूणीय परिवर्धन या गर्भावधि। भ्रूणीय परिवर्धन या गर्भावधि यानी भ्रूण का निर्माण और गर्भावधि कितने समय की होती है, ये सब, ठीक है। उसके बाद नंबर 6 पर है शिशु का जन्म यानी प्रसव की क्रियाएं घटित होती हैं। यानी शुरुआत से लेकर के कैसे कैसे जो है मादा के अपने प्रोडक्ट बने, नर के अपने प्रोडक्ट बने, साथ ही साथ दोनों किस प्रकार से मिले, किस प्रकार से जाइगोट का निर्माण हुआ, फिर उसके बाद परिघटनाएं क्या क्या हुई, गर्भाशय की दीवार से जाके चिपके, और उसके बाद जो है भ्रूणीय परिवर्धन हुआ, धीरे धीरे जो है भ्रूण का विकास होने लगा, इसको गर्भावधि कहा गया। और फिर शिशु का जन्म हुआ जिसे हम प्रसव या घटित घटनाएं कहते हैं, ठीक है। अब चलते हैं शॉर्ट में, जानते हैं नर जनन तंत्र आखिर होता क्या है। नर जनन तंत्र सबसे पहले जानते हैं प्रजनन तंत्र, मतलब प्रजनन तंत्र। तो मनुष्य में नर एवं मादा में अलग अलग प्रकार के लैंगिक तंत्र पाए जाते हैं। नर एवं मादा में अलग अलग प्रकार के लैंगिक तंत्र पाए जाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये 2 प्रकार के लैंगिक अंग प्राथमिक लैंगिक अंगों में इन्हें बांटा गया और जो है द्वितीयक लैंगिक अंगों में बांटा गया। यानी मनुष्य के लैंगिक अंगों को 2 भागों में बांटा गया है, एक प्राथमिक लैंगिक अंग और दूसरा जो है द्वितीयक लैंगिक अंग, ठीक है। प्राइमरी जो है सेक्सुअल ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स ना, 2 प्रकार के। तो आते हैं जानते हैं प्राथमिक लैंगिक अंग कौन से हैं। नर में सबसे पहले जानेंगे। तो नर में वृषण की जनन कोशिकाएं विभाजन एवं परिपक्वन के फलस्वरूप युग्मकों का निर्माण करती हैं। जो नर होता है ना,
उसमें वृषण की जनन कोशिकाएं विभाजन एवं परिपक्वन के फलस्वरूप युग्मकों का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। नंबर 2 है नर के वृषण से स्रावित हार्मोन्स का नाम है टेस्टोस्टेरोन। इसको याद कर लीजिएगा, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जो है बहुविकल्पी में पूछ देता है कि नर के वृषण से स्रावित होने वाला हार्मोन्स कौन सा है, तो है टेस्टोस्टेरोन ना नामक हार्मोन्स। नर के बाह्य एवं द्वितीयक लक्षणों तथा सहायक नर ग्रंथियों के निर्माण का कार्य करता है। जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स है वह किसका कार्य करता है, वह जो है नर के बाह्य एवं द्वितीयक लैंगिक लक्षणों तथा सहायक नर ग्रंथियों का क्या करता है, निर्माण का कार्य करता है। ठीक है ना, आगे बढ़े, आगे चलते हैं। जनदों की क्रियाविधि, जनदों की क्रियाविधि का नियंत्रण पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित LH तथा FSH, अभी आगे मैं इसका फुल फॉर्म बताऊंगा। जनदों की क्रियाविधि यानी जो भी प्रोडक्ट जो है लैंगिक क्रिया के दौरान बनते हैं, उन प्रोडक्ट की क्रियाविधि का अध्ययन जो है या उन क्रियाविधि का नियंत्रण पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित 2 प्रकार के विशेष हार्मोन्स LH और जो है FSH, मैंने कहा ना इनका फुल फॉर्म मैं आगे बताऊंगा, हार्मोन्स द्वारा होता है। मेरे पे उधार रहेगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं सहायक या द्वितीयक लैंगिक अंग। प्राथमिक खत्म हुआ, प्राथमिक में क्या क्या जितने पर पॉइंट आपको बताए गए, आप वीडियो को रोक करके इनको नोट भी कर सकते हैं या आप इन्हें स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, भूलिएगा मत, ये सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं लगता। सहायक या द्वितीयक लैंगिक अंग, इसमें क्या है, द्वितीयक लैंगिक अंग में ये युग्मक उत्पन्न नहीं करते, यानी द्वितीयक लैंगिक अंगों से कोई युग्मक नहीं बनता, कोई युग्मक उत्पन्न नहीं होता, किंतु जनन में महत्वपूर्ण रूप से क्या होते हैं, सहायक होते हैं। द्वितीयक लैंगिक अंगों के बारे में इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे, नीचे चलेंगे, हम जरूर इसको पढ़ाएंगे। सबसे पहले देखिएगा क्या क्या है इसमें। नर मादा दोनों, नर के ही केवल द्वितीयक लैंगिक अंग है। जैसे नर के प्रमुख सहायक अंग शुक्रवाहिनी है, शुक्राशय है, प्रोस्टेट है, ग्रंथि है, शिश्न है, काउपर ग्रंथियां। ये नर के जो है प्रमुख द्वितीयक लैंगिक अंग हैं। कौन कौन से, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, शिश्न और जो है काउपर ग्रंथियां। ये नर के जो है क्या है, द्वितीयक लैंगिक अंग है। अब आते हैं बात बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ आ चुके, यौनारंभ किसे कहते, बार बार पूछता है बोर्ड में, यौनारंभ क्या होता है। तो कह रहा है कि द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास एवं प्रकटन ही यौनारंभ है। द्वितीयक लैंगिक अंगों का जो विकास होता है ना, इसमें कौन कौन अंग है, शुक्रवाहिनी है, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि है, शिश्न है और काउपर ग्रंथियां। इनका जब विकास होता है तो या ये स्पष्ट रूप से क्या होते हैं, प्रकट होते हैं, दिखाई देते हैं, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही हम कहते हैं यौनारंभ। यानी लैंगिक अंगों का विकास होना ही क्या कहलाता है, यौनारंभ कहलाता है, ठीक है। नंबर 1, लड़कों में क्या क्या परिवर्तन होता है। लड़कों में यौनारंभ 13 से 15 वर्ष की आयु में प्रारंभ हो जाता है, ठीक है ना। 13 से 15 वर्ष की उम्र में जो है यौनारंभ प्रारंभ होता है, यानी लड़का थोड़ा थोड़ा जो है बड़ा हो जाता है, आप कह सकते हो उसके लैंगिक अंगों में विकास शुरू हो जाता है और इस दौरान लड़के में परिवर्तन अंतर स्पष्ट होते हैं। इस दौरान उसके शरीर में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं, ठीक है। अब वो अंतर कैसे हैं, जैसे आवाज़ का मोटा हो जाना, ठीक है, लैंगिक अंगों का विकास हो जाना, ठीक है। कुल मिला जुला कर ये कह सकते हैं कि मैच्योरिटी आ जाना, परिपक्वन आ जाना, यानी लड़का धीरे धीरे बड़ा होना, ठीक है। नर जनन तंत्र के भाग एवं कार्य, देखिए शॉर्ट में एक बहुत ही अच्छी सीरीज यहाँ बनाई गई है। यहाँ पे अंग है और यहाँ पे कार्य, शॉर्ट में है। प्राथमिक जनन अंग में सबसे पहले वृषण है, क्या है, वृषण। तो वृषण में क्या है, नर युग्मक शुक्राणु व लिंग हार्मोन्स का उत्पादन करना वृषण का कार्य। फिर द्वितीयक जनन अंग क्या, द्वितीयक जनन अंग में सबसे पहले है नलिकाएं। कौन कौन सी नलिकाएं हैं, देखिए शुक्रवाहिकाएं हैं और अब इनको अपवाहक नलिकाएं भी कहते हैं। शुक्रवाहिकाएं या अपवाहक नलिकाएं, ठीक है। अब शुक्रवाहिकाएं कौन कौन में क्या आता है, क्या होता है, कार्य क्या शुक्रवाहिकाओं का, ये वृषण जालक से शुक्राणुओं का अधिवृषण तक स्थानांतरण करती है, ठीक है। शुक्रवाहिकाएं क्या करती हैं, वृषण जालक से शुक्राणुओं का अधिवृषण तक का क्या करती हैं, स्थानांतरण करती हैं। उसके बाद नंबर
द्वितीयक अंगों में नंबर दूसरा है, द्वितीयक जनन अंगों में अधिवृषण। अधिवृषण का क्या कार्य, शॉर्ट में ये सब पढ़ते चलिए क्योंकि लॉन्ग में पढ़ेंगे तो ज़्यादातर समझ में नहीं आता। अधिवृषण में शुक्राणुओं का परिपक्वन होता है। शुक्राणु जो है यहाँ पे मैच्योर्ड होते हैं, यहाँ पे धीरे धीरे बड़े होते हैं ना अधिवृषण में। फिर शुक्रवाहक में क्या होता है, तो शुक्रवाहक में क्या होता है, शुक्रवाहक में शुक्राणुओं का परिवहन होता है। शुक्रवाहक में क्या होता है, वाहक में ढोकर ले जाने वाला, तो शुक्रवाहक में क्या होता है, शुक्राणुओं का परिवहन होता है। फिर अस्खलन नलिका में क्या होता है, तो अस्खलन नलिका, ये सब द्वितीयक लैंगिक अंग है। अस्खलन नलिका में शुक्राणुओं को शुक्रवाहिका से मूत्रवाहिनी तक ले जाना। ठीक है, अस्खलन में शुक्राणुओं को शुक्रवाहिका से निकाल कर कहाँ ले जाना, मूत्रवाहिनी तक ले जाना। अब जनन मूत्रवाहिनी में क्या होता है, वीर्य का परिवहन हो जाता है, शिश्न के द्वारा वीर्य का परिवहन। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी जो है, ये तो था प्राथमिक जनन अंग। अब नंबर 2 ग्रंथियां कौन कौन सी काम करती हैं। सबसे पहले शुक्राशय ग्रंथि काम करती है और इसका कार्य होता है वीर्य के द्रव का निर्माण करना। शुक्राशय ग्रंथियों का कार्य होता है वीर्य के द्रव का क्या करना, निर्माण करना। फिर इसके बाद प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि क्या करती है, वीर्य के द्रव भाग का निर्माण करती है। वीर्य के द्रव भाग का क्या करती है, निर्माण करती है। वीर्य के द्रव भाग का निर्माण करना, दोनों एक ही है। उसके बाद वाल्वोयूरेथ्रल ग्रंथियां क्या करती है, वीर्य के द्रव भाग का निर्माण और स्नेहन, उन्हें थोड़ा सा चिपचिपा बनाना, उन्हें जो है मुलायम बनाना। ठीक है ना, वाल्वोयूरेथ्रल ग्रंथि ये काम करती है। इन दोनों के तो एक ही काम है, मगर इसका थोड़ा सा अलग, यहाँ स्नेहन कर देती है, मतलब उस द्रव को जो है वीर्य के द्रव भाग को बनाकर साथ ही साथ उसे जो है चिपचिपा बना देती है। फिर बाह्य जननेंद्रिय क्या है, लिंग, जो पेनिस होता है बाह्य की तरफ, बाह्य जननेंद्रिय है, ये मैथुन अंग है, मतलब ये सेक्सुअल ऑर्गन से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखें यहाँ पे नर जनन तंत्र का चित्र है, आपकी बुक में भी होगा, बुक को भी खोल के देख लीजिएगा, या आपके सर ने आपको स्कूल में पढ़ाया होगा, कॉपी में खोल के देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं आपको जोर मिलेगा। इसका नाम है नर जनन तंत्र, बड़ा फेमस ये जो है चित्र है। तो इसमें जो जो चीज़ें हैं, सबसे पहले यहाँ मूत्रवाहिनी देख सकते हैं, शुक्रवाहक देख सकते हैं, उसके बाद प्रोस्टेट ग्रंथि है, उसके बाद जनन मूत्रवाहिनी है, शिश्न है, अधिवृषण है, उसके बाद वीर्य अस्खलन नलिका है, सेमिनल पुटिका है और मलाशय है। ठीक है, तो ये जो है नर जनन तंत्र का चित्र है, इसे आप जो है बनाकर प्रैक्टिस कर जाइएगा। जब नर जनन तंत्र के बारे में सचित्र वर्णन पूछता है तो ये आपको बनाने में काम आएगा। ठीक है ना, इसको जरूर बना के प्रैक्टिस कर जाइएगा। तो नर जनन तंत्र जो है, यहाँ से अब डिटेल में चलते हैं। सबसे पहले नर जनन तंत्र के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला भाग नर जनन तंत्र का है वृषण। क्या है, वृषण जो है नर जनन तंत्र का सबसे पहला भाग होता है। वृषण में क्या है, वृषण नर के मुख्य जनन अंग होते हैं। जो वृषण होते हैं, दो गोलियों के समान जो संरचना होती है ना, उसे वृषण कहते हैं। क्या कहते हैं, वृषण। यहाँ से पेनिस लटका होता है। ठीक है, तो वृषण नर के मुख्य जनन अंग होते हैं। यह उदर गुहा के से बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं। ठीक है ना, उदर गुहा, उदर माने पेट, से बाहर, और वृषण कोश में क्या होते हैं, स्थित होते हैं। इनमें शुक्राशय से एक वाहिनी आती है, और मूत्र मार्ग से अस्खलित वाहिनी के रूप में खुलती है, और मूत्र मार्ग से क्या होती है, बाहर की ओर खुलती है। वृषण की सूक्ष्मदर्शी संरचना देखते हैं, क्या है वृषण। प्रत्येक वृषण लगभग 250 पिरामिडी वृषणीय पिंडकों से विभक्त होता है। ठीक है ना, जो प्रत्येक वृषण होता है वो 250 पिरामिड मतलब पिरामिडी संरचना होती है, वृषणीय पिंडकों में क्या होता है, विभक्त होता है, जिसमें 1 से 4 महीन अति कुंडलित शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती हैं, मतलब पतली पतली नलिकाएं पाई जाती हैं। इनसे शुक्राणु जनन द्वारा शुक्राणु बनते हैं। इनसे शुक्राणु जनन जब होता है तो क्या बनते हैं, शुक्राणु बनते हैं। शुक्र जनन नलिकाओं के अतिरिक्त पिंडक ऊतक में रक्त कोशिकाएं, तंत्रिका तंत्र तथा अंतराली कोशिकाएं भी होती हैं। यानी केवल शुक्र नलिकाएं नहीं होती हैं, इसके अतिरिक्त क्या क्या होती हैं, रक्त नलिकाएं भी होती हैं इसमें, और क्या होता है, तंत्रिका तंत्र तथा अंतराली कोशिकाएं भी इनमें क्या होती, पाई जाती हैं। इन्हें लीडिंग कोशिकाएं भी कहते हैं। ठीक है ना, तो क्या कहते हैं, इन्हें लीडिंग कोशिकाएं भी कहते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि
जो अतिकुंडलित शुक्रजनन नलिकाएं होती हैं ना, उन्हें क्या कहते हैं, लीडिंग कोशिकाएं भी कहते हैं। ये कोशिकाएं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स का स्राव करती हैं जो शुक्राणु जनन को प्रेरित करता है ना। ये कोशिकाएं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स का क्या करती हैं, स्राव करती हैं, जो किसका जो जो किसका स्राव करता है, शुक्र जनन प्रेरित करता है। और उसके बाद जननिक उपकला में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। कितने प्रकार की? जननिक उपकला में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती। नंबर 1 शुक्राणु का निर्माण करने वाली शुक्र जनन कोशिकाएं होती हैं, और नंबर 2 शुक्राणुओं को सहारा प्रदान करने वाली सर्टोली कोशिकाएं होती ना। यानी जननिक उपकला में 2 प्रकार की क्या होती है, कोशिकाएं होती है। नंबर 1 शुक्राणु का निर्माण करने वाली शुक्र जनन कोशिकाएं होती हैं, और नंबर 2 शुक्राणुओं को सहारा प्रदान करने वाली सर्टोली कोशिकाएं। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो है वृषण की सूक्ष्मदर्शी संरचना समाप्त होता है। वृषण कोष कैसा होता है, जहाँ पे वृषण स्थित होता है। तो दोनों टांगों के बीच में लटका हुआ थैलीनुमा कोष, जिसमें दोनों वृषण, दोनों गोले जो होते हैं स्थित होते हैं, वृषण कोष कहलाता है। क्या कहलाता है? गोलीनुमा जो संरचना होती है क्या कहलाती है? वृषण कोष कहलाती है। यह पतली रोमयुक्त त्वचा द्वारा घिरा रहता है। ठीक है, वृषणों का उदर गुहा से बाहर वृषण कोष में स्थित होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि उदर की अपेक्षा वृषण के कोषों का तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। ये जो वृषण का तापमान है उदर की अपेक्षा कितना, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है, इसलिए यह जो है क्या है, उदर से बाहर लटका हुआ होता है ना। शुक्र जनन के लिए आदर्श तापक्रम है, और जो शुक्र जनन के लिए शुक्राणुओं के निर्माण के लिए जो है क्या है, आदर्श तापक्रम है। इसका तापमान जो है बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा कम होता है। ठीक है ना। उसके बाद शुक्रवाहिकाएं। ठीक है, ये 10 से 20 सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं। शुक्रवाहिकाएं की क्या होती हैं? 10 से 20 सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं जो वृषण जालक से निकलती हैं तथा वृषण के पश्च सतह पर एक लंबी नलिका जिसका नाम एपिडाइमिस में खुलती हैं। किसमें खुलती हैं? एपिडाइमिस में खुलती हैं। अब आगे है शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी क्या होती है? प्रत्येक वृषण के पुच्छ अधिवृषण से लगभग 30 सेंटीमीटर लंबी सीधी नलिका निकलती है, जिसे शुक्रवाहक नली कहते हैं। यानी प्रत्येक वृषण के पुच्छ अधिवृषण से लगभग 30 सेंटीमीटर लंबी सीधी नलिका निकलती है, जिसे शुक्रवाहक कहते हैं ना, या शुक्रवाहक नली कहते हैं। यह स्खलन वाहिनी बनाती है। स्खलन मतलब जिससे वीर्य निकलता है, इस वाहिनी का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। उसके बाद है आगे नंबर 5 पर शुक्राशय क्या होता है। शुक्राशय ये एक जोड़ी मांसल ग्रंथिल थैली के आकार की संरचनाएं होती हैं। प्रत्येक शुक्राशय से अनेक अंधवर्ध निकले होते हैं, जिनसे शुक्रिय तरल का स्राव होता है ना। प्रत्येक शुक्राशय से एक अंधवर्ध निकले होते, जिनसे क्या होता है, शुक्रिय तरल का स्राव होता है। यह तरल वीर्य का अत्यधिक भाग बनाता है। जो तरल वीर्य है ना, उसका शुक्राशय क्या करता है, अत्यधिक भाग बनाता है। आगे इसमें फ्रैक्टोज प्रोटीन साइट्रेट आदि उपस्थित होते हैं। प्रत्येक शुक्राशय से निकली छोटी वाहिनी अपनी ओर शुक्रवाहिनी से मिलकर स्खलन वाहिनी बनाती है। स्खलन वाहिनी मतलब जिससे वीर्य निकलता है ना। स्खलन वाहिनी क्या होती है? तो स्खलन वाहिनी होती है प्रत्येक शुक्राशय से एक स्खलन वाहिनी प्रोस्टेट ग्रंथि से होते हुए प्रोस्टेटिक मूत्र मार्ग में जाकर खुलती है, या मूत्र नलिका बनाती है, या मूत्राशय में जाकर मिल जाती है। मूत्र मार्ग क्या होता है, तो इसे देख लेते हैं। तो मूत्राशय से एक वाहिनी निकलकर मूत्र जनन छिद्र द्वारा एक शिश्न के वीर्य को बाहर निकालती है, इसे ही कहते हैं मूत्र मार्ग। क्या कहते हैं? मूत्र मार्ग। मूत्राशय से एक वाहिनी निकलती है जो मूत्र जनन छिद्र द्वारा शिश्न से वीर्य पर बाहर खुलती है, उससे क्या कहते हैं, मूत्र मार्ग। अब प्रोस्टेटिक ग्रंथि क्या होती है? प्रोस्टेटिक ग्रंथि होती है, यह भूरे रंग की अखरोट के आकार की ग्रंथि है। भूरे रंग की अखरोट के आकार की क्या है, ग्रंथि है, और यह जलीय क्षारीय दुधिया रंग के तरल स्रावित करती है। जलीय क्षारीय और दुधिया रंग का तरल स्रावित करती है, और यह शुक्राणुओं को सक्रिय बनाता है। जो शुक्राणुओं को क्या करता है, सक्रिय बनाता है, प्रोस्टेट हार्मोन। ठीक है ना। वाल्वोइरेथ्रल क्या होता है? तो वाल्वोइरेथ्रल या काउपर ग्रंथियां जिन्हें कहते हैं,
मूत्र मार्ग से दोनों तरफ एक एक छोटी पीले रंग की ग्रंथियां होती हैं, जिन्हें काउपर ग्रंथियां कहते हैं। ये क्षारीय श्लेष्म युक्त द्रव का स्राव करती हैं। ये क्षारीय श्लेष्म युक्त द्रव का क्या करती हैं? स्राव करती हैं। ठीक है ना। अब आते हैं शिश्न पर। शिश्न किसे कहते हैं? तो शिश्न क्या होता है? यह त्वचा से ढका रहता है। शिश्न के अंदर का भाग अत्यंत संवहनीय स्पंजी होता है। संवहनीय होता और कहता होता स्पंजी। अब जानते हैं वीर्य क्या है। तो वीर्य जो है, जिसे हम सीमेन कहते हैं, मैथुन के समय शिश्न वीर्य भाग से स्थित मूत्रजनन छिद्र से जो द्रव बाहर निकलता है ना, उसे ही क्या कहते हैं? वीर्य कहा जाता है। वीर्य में उपस्थित शुक्राणु प्रायः 10% होते हैं। को छान कर अलग कर देने से जो द्रव बच जाता है उसे शुक्रिय जीव द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? 10% वीर्य को छान देने से जो द्रव बचता है उसे क्या कहते हैं? शुक्रिय जीव द्रव्य कहते हैं ना। तो यहाँ तक तो रहा नर जनन तंत्र। अब इसके बाद शुरू होगा मादा जनन तंत्र, लेकिन हमने कहा था कि इस वीडियो को हम 3 से 4 खंड में बनाएंगे, तो हमारा फर्स्ट पार्ट है और यहीं तक रहेगा। बाकी आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करिए। इस पूरे चैप्टर को हम ख़त्म करेंगे। इसके बाद जो है मानव, ये तो मानव जनन है, उसके बाद हम जो जनन एवं स्वास्थ्य पर भी चलेंगे और पूरे चैप्टर को हम कवर करेंगे। इससे पहले आप चैनल पर बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने सभी दोस्तों तक शेयर करिए। क्लास 12th के विद्यार्थी विशेष तौर पर ध्यान दें और 10th के भी विद्यार्थी विशेष तौर पर ध्यान दें, क्योंकि उनके भी सिलेबस में ये है। ठीक है ना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।